चलिए अब हम लोग देखते हैं केन्या के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केन्या के राष्ट्रपति का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो विलियम सामोई रूटो ने भारत की यात्रा की 4 से 6 दिसंबर 2023 के बीच में। ठीक है, और पीएम मोदी और उनके बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई। ठीक है, दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में बातचीत के बाद पीएम मोदी ने कहा कि केन्या को उसके कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए भारत 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है विलियम सामोई रूटो, उनके राष्ट्रपति का नाम। और दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत उनको 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारत ने अपनी विदेश नीति में हमेशा अफ्रीकी देशों को उच्च प्राथमिकता दी है और पिछले लगभग 1 दशक में मिशन मोड पर महाद्वीप के साथ अपने समग्र संबंधों का विस्तार किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों देश 2023 में राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारी क्या है, 60वीं वर्षगांठ है राजनयिक संबंधों की केन्या और भारत के। ठीक है, और लेकिन हमारे संबंधों का इतिहास क्या है, वो हजारों वर्ष पुराना है। मुंबई और मोम्बासा को आपस में जोड़ता हुआ विशाल हिंद महासागर हमारे प्राचीन संबंधों का साक्षी रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वही हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। केन्या के राष्ट्रपति रूटो ने आतंकवाद को भारत और केन्या के लिए बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि भारत और केन्या के रक्षा बल आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए अनुभव, ज्ञान और खुफिया जानकारी साझा करते हुए साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पुष्टि करता हूं कि भारत केन्या के लिए बेहद उपयोगी रहा है, खासकर समुद्री क्षेत्र में। मैं हिंद महासागर में केन्या से संबंधित और प्रासंगिक संसाधनों के अनुसंधान और दस्तावेजीकरण में भारत के समर्थन के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, यहां पर यह निर्धारित हुआ कि भारत और केन्या के आपसी व्यापार को डॉलर की जगह रुपए में करने पर सहमति व्यक्त हुई है। साथ ही केन्या यूपीआई के प्रोग्राम के लिए भी तैयार है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए। आरबीआई ने जिन 22 देशों में स्पेशल रुपए वोस्त्रो अकाउंट खोलने की मंजूरी दी है उसमें केन्या भी शामिल है। तो ये ये इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, वोस्त्रो अकाउंट क्या है। तो ये यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया है। वोस्त्रो खाता ऐसा खाता है जिसमें घरेलू बैंक किसी दूसरे देश में विदेशी बैंकों के रूप में रखते हैं, लेकिन इसमें घरेलू बैंक की मुद्रा या करेंसी होती है। ठीक है, घरेलू बैंक इसका उपयोग अपने उन ग्राहकों को इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विस देने के लिए करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बातचीत के दौरान भारत और केन्या के बीच विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 5 समझौते पर हस्ताक्षर हुए और वो आप लोग को बस नाम ध्यान रखना है क्या क्या समझौते हुए थे। ठीक है, जिनमें खेल, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा प्रमुख है। ठीक है, अफ्रीकी संघ के G20 में शामिल होने के बाद केन्याई राष्ट्रपति के भारत दौरे पर पीएम मोदी ने खुशी जताते हुए कहा कि रूटो की यात्रा से केन्या और अफ्रीकी संघ के साथ भारत के संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर केन्या के राष्ट्रपति ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस दोस्तों ये क्या है, ये भारत के नेतृत्व का ही अलायंस है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं समझौते के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। खेलों में दोनों देशों के बीच में सहयोग होगा। डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को सहन करने के क्षेत्र में सहयोग। 2023 से 27 के दौरान दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, भारतीय मानक ब्यूरो और केन्याई मानक ब्यूरो के बीच समझौता और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और केन्या मुक्त विश्वविद्यालय के बीच में समझौता ज्ञापन। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं, गुजरात सरकार ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में आ सकता है। अहमदाबाद में 2 दिवसीय वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 21 नवंबर 2023 को विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया। अब आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मत्स्य दिवस आपका कब मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, 21 नवंबर विश्व मत्स्य दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, घोल मछली के बारे में देख लेते हैं। यह मछली भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली में से एक है। सुनहरे भूरे रंग की इस मछली का वैज्ञानिक नाम है प्रोटोनोबिया डाइकैंथस। इसे सोने के दिल वाली मछली भी कहा जाता है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आप लोग को ध्यान रखना है। यह मछली गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री इलाकों में पाई जाती है।
जो अपने मांस और एयर ब्लैडर के साथ के लिए मूल्यवान और लोकप्रिय है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका उपयोग बियर और वाइन बनाने के लिए किया जाता है और उसके एयर ब्लैडर का उपयोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। इसका मांस और एयर ब्लैडर अलग अलग बेचे जाते हैं। एयर ब्लैडर मुंबई से निर्यात किया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर है और घोल मछली जितनी लंबी होगी उसकी कीमत उतनी ही अधिक होगी। प्रति यूनिट लंबाई की मछली की कीमत 5 लाख रुपए। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? आपके लिए इंपॉर्टेंट ये पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विश्व मत्स्य दिवस क्या है, आपको कब मनाया जाता है, और घोल मछली को यहाँ पर राज्य मछली का दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोटोनोविया डाइकैंथस और ये आपके दोस्तों सिंगल स्टेटमेंट में और मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है आरओ और पीसीएस की परीक्षा में। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज पे देख लेते हैं। आगे है भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा को लॉन्च कर दिया गया। तो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? तो बाराकूडा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, और बाराकूडा को 13 दिसंबर 2023 को केरल के अल्लापुझा में अरूर के पास नेवॉर्ड सोलर और इलेक्ट्रिक नावों के यार्ड में लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका नाम जो है वो तेज लंबी मछली बाराकूडा के नाम पर रखा गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, अब जहाज का निर्माण मजगांव डॉक के लिमिटेड के लिए किया गया था, जो अपने मुंबई डॉक पर पर्यावरण अनुकूल जहाज पेश करेगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा लॉन्च की गई। क्लियर? इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्या है। बर्लिन स्टार्टअप एनर्जी ट्रांजिशन अवार्ड 2023 में मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट श्रेणी में विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पुरस्कार से सम्मानित इसे किया गया। बस नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड देश का पहला राज्य जिसे एक दिन में सर्वाधिक 18 जीआई टैग मिले हैं दोस्तों। तो ये आपके लिए क्या है, एक रिकॉर्ड है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसे एक दिन में 18 जीआई टैग मिले। याद रखिएगा नाम, तो उत्तराखंड इज द नेम, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 4 दिसंबर को हाल ही में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसे एक दिन में सर्वाधिक 18 जीआई टैग प्राप्त हुए और अब तक कुल कितने प्राप्त हो चुके हैं? 27 जीआई टैग इसे मिल चुके हैं। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज और आपके एग्जाम में इस बार के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी ने इन उत्पादों के लिए क्या किया दोस्तों? इन उत्पादों के लिए जीआई टैग प्रमाण पत्र वितरण किया है दोस्तों, इन उत्पादों को। अब उत्तराखंड के प्रमुख जीआई टैग उत्पाद कौन कौन से हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट है जो नाम, वेरीनाग चाय इंपॉर्टेंट है। बिछुआ बूटी कपड़ा, बिछुआ या बिछुआ बूटी कपड़ा। इसके बाद आपका मंडुआ, फिर झंगोरा, फिर गहत, फिर आपका क्या है दोस्तों? फिर आपका गहत है, लाल चावल है, काला भट्टा या काला सोयाबीन। ठीक है, इसे ग्लाइसिन मैक्स भी कहा जाता है, माल्टा फल, चौलाई रामदाना, बुरांश का रस बेसिकली इसे रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम के लाल फूलों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहाड़ी तूर दाल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है लिखाई या लकड़ी की नक्काशी, नैनीताल मोमबत्ती, ये बहुत फेमस है दोस्तों, नैनीताल कभी जाइएगा तो। इसके बाद रंग वाली पिछौड़ा, ठीक है, ये पारंपरिक पोशाक है। लीची, इसका उत्पादन उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में किया जाता है जो अपने विशिष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आडू, इसका उत्पादन उत्तराखंड के नैनीताल जिले की रामगढ़ घाटी में किया जाता है। ठीक है, यह गुलाबी धब्बों वाला रसीला फल है। इसके बाद रामबन मुखौटे, अल्मोड़ा लाखोरी मिर्च। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये टोटल दोस्तों 18 जीआई टैग हैं जो जिनको क्या किया गया दोस्तों, जिनको जीआई टैग एक दिन में दिया गया है, जो उनके नाम जो मैंने आपको बताया दोस्तों, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं जीआई टैग है क्या। बेसिकली जीआई टैग ये आपको पता होना चाहिए। जीआई टैग किसी कृषि, प्राकृतिक या विनिर्मित उत्पाद, हस्तशिल्प या औद्योगिक वस्तु को प्रदान किया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है या जिसे किसी निश्चित क्षेत्र में ही उगाया या निर्मित किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपका पीसीएस की परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों के घटक के रूप में शामिल किया जाता है। तो ये दोनों ही चीजें
मल्टीपल स्टेटमेंट में दोस्तों आपसे पूछी जा सकती हैं। याद रखिएगा, पीसीएस की परीक्षा में या आरओ की परीक्षा में, आरओ मेंस में। ठीक है दोस्तों, रिया मेंस में। इसके बाद बात कर लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सी बकथॉर्न को मिला जीआई टैग। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाली जीआई टैग भौगोलिक संकेतक जीआई रजिस्ट्री ने आधिकारिक तौर पर दोस्तों क्या किया है, देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आधिकारिक तौर पर क्या किया दोस्तों, आधिकारिक तौर पर लद्दाख के उद्योग और वाणिज्य विभाग को श्रेणी 31 में लद्दाख सी बकथॉर्न के लिए जीआई टैग प्रदान किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपके दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे पंजीकृत मालिक के रूप में स्वीकृति भी प्रदान की है। अब बेसिकली सी बकथॉर्न है क्या, इस सी बकथॉर्न को वंडर प्लांट लद्दाख गोल्डन बुश और ठंडे रेगिस्तानों की सोने की खान के नाम से जाना जाता है। यह लद्दाख का चौथा जीआई टैग है। इससे पहले लद्दाख पश्मीना, खुबानी और लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी को भी जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सी बकथॉर्न का 90% उत्पादन भारत के लद्दाख के कारगिल में होता है और सी बकथॉर्न लद्दाख का दूसरा फल है जिसे जीआई टैग के रूप में विशेष पहचान मिल रही है। ठीक है, इसका पोषण और औषधीय महत्व भी है। ठीक है, यह लद्दाख का अद्भुत पौधा है जिसका नाम लेही बेरी है। ठीक है, जो छोटे नारंगी या पीले रंग के जामुन पैदा करता है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं लेकिन विटामिन, विशेष रूप से विटामिन सी से भरपूर होते हैं। ठीक है, यह प्राकृतिक रूप से लद्दाख क्षेत्र में 11,500 हेक्टेयर में विस्तृत है। ठीक है, और -40 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक अत्यधिक तापमान का सामना कर सकती है। इसे सूखा प्रतिरोधी भी माना जाता है। क्लियर, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए बस पहला पैराग्राफ है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन 2 अक्टूबर को किया, जिसका पूर्ण नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहां पर खोला गया, तो ग्वालियर में। बस यहाँ पर स्थान आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न में स्थान ही आपके लिए पूछा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, दिव्यांगजनों के लिए है तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है, खेलों में समान अवसर प्रदान करना, प्रतिभा को बढ़ावा देना और विभिन्न खेल विषयों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्या चीज इंपॉर्टेंट है। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण तेलंगाना में किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे भी लोकेशन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो तेलंगाना आपके लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उतना अगर आप लोगों ने ईमानदारी से कर लिया तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य आपका तैयार हो जाएगा और आपको कोई टेंशन नहीं की बात होगी ही नहीं। ठीक है, सेशन अगर पसंद आ रहा तो एक बार लाइक कर सकते हैं, लिंक को कॉपी करके शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना के हैदराबाद स्थित केरल के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में स्थित एक अभूतपूर्व संरचना है। ठीक है, अब बेसिकली ये है क्या, 3 महीने की 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया के माध्यम से इसे हासिल किया गया। यह अभिनव निर्माण है और महत्वपूर्ण तकनीकी मील का पत्थर है। इसका निर्माण किसने किया है, हैदराबाद की अफसूजा इंफ्राटेक ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस प्रदाता सिपली फोर्स क्रिएशन के सहयोग से किया है। ये बस इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला 3D प्रिंटेड मंदिर दुनिया का, ये आपका अनावरण तेलंगाना में इसका हुआ है। क्लियर है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य के हर जिले में हॉलमार्किंग केंद्र की स्थापना करने वाला केरल देश का पहला राज्य बना। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि क्या पूछा जाएगा दोस्तों, अपने राज्य के हर जिले में हॉलमार्किंग केंद्र की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो याद करिए, नाम क्या है दोस्तों, इसका केरल है। क्लियर है दोस्तों, याद रखिएगा। उडुक्की में हॉलमार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ ही केरल भारत का पहला राज्य बन गया जिसके सभी 14 जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। 2022 के आंकड़ों के अनुसार केरल में सोने का कारोबार लगभग 250 टन की वार्षिक बिक्री के साथ 1 लाख करोड़ से अधिक का है। राज्य में लगभग 12,000 स्वर्ण व्यापारी हैं, जिनमें से अधिकांश के बाद BIS पंजीकरण है। BIS हॉलमार्किंग केवल 2 ग्राम से अधिक वजन वाले टुकड़ों पर ही लागू होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर, इसका नाम है कोस्टा सिरेना। ठीक है, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महाराष्ट्र के मुंबई में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना के घरेलू परिचालन का शुभारंभ किया।
ठीक है, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का नाम क्या है, तो कोस्टा सिरेना है, याद रखिएगा। कोस्टा क्रूज इटली कार्निवल कॉर्पोरेशन का हिस्सा है, जो प्रतिष्ठित क्रूज ब्रांडों के साथ दुनिया के सबसे बड़े क्रूजिंग समूहों में से एक है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर, इसका नाम याद रखिएगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का नाम क्या है दोस्तों, कोस्टा सिरेना। ठीक है, यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में किसे शामिल किया गया, तो दोनों नाम आपको याद रखते हैं शहरों के, कोझिकोड और ग्वालियर। बस ये आपके डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क की अक्टूबर में सूची जारी की। केरल के कोझिकोड को साहित्यिक शहर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में स्थान दिया गया है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डिटेल है कि ये कैटेगरी भी आपको पता होनी चाहिए कि किसे कौन सा शहर बनाया गया है। ठीक है, अब ये विश्व शहर दिवस कब होता है दोस्तों, ये भी आपके डिटेल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर को। ठीक है, यूनेस्को के महानिदेशक आड्रे अजोले ने 55 शहरों को सृजनात्मक क्षेत्र के लिए नामित किया है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों कोझिकोड और ग्वालियर के यूनेस्को क्रिएटिव शहर की सूची में शामिल होने के बाद भारत के शहरों की संख्या कितनी हो गई है, 8 हो गई है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, वैश्विक स्तर पर जिन 53 अन्य रचनात्मक शहरों को सूची में शामिल किया गया है उनके नाम दिए गए हैं, लेकिन उतना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, बस भारत के नाम ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनेस्को के इस नेटवर्क में अब तक 100 से अधिक देशों में 350 शहर शामिल है। 100 से अधिक देशों में 350 शहर शामिल हैं, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके बाद देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के दमोह में है। तब भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहां पर है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के दमोह में है, इसको ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, एक महत्वपूर्ण विकास के तहत मध्य प्रदेश का दमोह जिला देश के सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य का घर बनने जा रहा है, जो वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों में प्रगति का प्रतीक है। केंद्र सरकार ने नोरादेही अभ्यारण्य को दमोह जिले के दुर्गावती अभ्यारण्य में विलय करने के प्रस्ताव को नवंबर में मंजूरी दे दी और अधिसूचना जारी की। यह देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन सा होगा, 54वां बाघ अभ्यारण्य होगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मतलब 2 अभ्यारण्य को क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये रिजर्व दोस्तों दमोह जिले के जबीरा क्षेत्र के आसपास केंद्रित होगा और पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा इससे। ठीक है, इसका विस्तार सागरा, दमोह एवं नरसिंहपुर जिले में होगा, जो राज्य का 7वां बाघ अभ्यारण्य होगा। ठीक है, इतना डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आपको जाना है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही कर लीजिएगा, स्टार लगाया उतना बहुत है। तमिलनाडु के नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना लॉन्च की गई है दोस्तों। तो ये परियोजना जो लॉन्च की गई है, ये लॉन्च किसने की, तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च की अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर के लिए। अब ये है क्या, बकरी की एक प्रजाति है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन तो आपसे यहाँ पे ये बनेगा दोस्तों कि नीलगिरी तहर है क्या, तो तमिलनाडु का राजकीय पशु है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। इसके बाद दोस्तों, ये नीलगिरी तहर बकरी की एक प्रजाति है, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके संरक्षण के लिए योजना 12 अक्टूबर को लॉन्च की गई। याद रखिएगा, स्थानीय रूप से इसे वराई आदू के नाम से चर्चित नीलगिरी तहर है। स्थानीय रूप से इसे वराई आदू के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी घाट की एक लुप्तप्राय प्रजाति है। नीलगिरी तहर खड़ी चट्टानों पर चढ़ने के दौरान गुरुत्वाकर्षण को मात देने में अपने कौशल के लिए जानी जाती हैं। इन पहाड़ी बकरियों को माउंटेन मोनार्क भी कहा जाता है, माउंटेन मोनार्क भी कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस परियोजना का उद्देश्य पारिस्थितिकी के प्रति बेहतर समझ विकसित करना और नीलगिरी तहर का उसके ऐतिहासिक पर्यावासों में पुनर्वास सुनिश्चित करना है, और नीलगिरी तहर पर मंडरा रहे खतरों का समाधान करना है और लोगों को जागरूक भी करना है। नीलगिरी तहर बेसिकली एक पश्चिमी घाट की लुप्तप्राय प्रजाति है और इसका उल्लेख संगम तमिल साहित्य में भी मिलता है। तो संगम साहित्य आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए, इतिहास के दृष्टिकोण से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का वाराणसी में उद्घाटन हुआ दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 18 दिसंबर को वाराणसी में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर
स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया। इसका नाम क्या है दोस्तों? तो याद कर लीजिए, तो स्वरवेद इसका नाम है। ये आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थापित किया गया है, कहां पर? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले टाउनशिप में बने VAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को किया गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कहां पर यह खोला गया है, इस मंदिर का नाम क्या है? अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर दोस्तों, ये आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है? अक्षरधाम मंदिर है, ठीक है। और ये कहां पर खोला गया दोस्तों? तो न्यू जर्सी, ठीक है, याद रखिएगा, USA। बस इतना आप लोग को याद रखना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको आप लोग को याद रखना है, नोट कर लेना है, भूलना नहीं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? पहला मंदिर कौन सा है? तो भारत के बाहर बना सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, जो 500 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है भारत के बाहर बना? तो अंकोर वाट मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर है जो भारत के बाहर बना सबसे बड़ा मंदिर है। कहां पर है? तो कंबोडिया में दोस्तों, ठीक है, कंबोडिया में है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और नई दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर जो है वो 100 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा मंदिर बाहर से, भारत के बाहर बना हिंदू मंदिर कौन सा है? तो अंकोर वाट कंबोडिया। उसके बाद आपका अक्षरधाम मंदिर न्यू जर्सी, USA, ठीक है दोस्तों। 17 दिनों के बाद सिल्क यारा सुरंग के अंदर बचाव अभियान पूरा हुआ। ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण अभियान था, आपने सुना भी होगा न्यूज में। और हुआ क्या था दोस्तों, ये बात समझने का प्रयास करिएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग सिल्क यारा में फंसे सभी 41 निर्माण श्रमिकों को 17 दिनों के अथक प्रयासों के बाद 28 नवंबर को सुरक्षित बाहर निकाला गया, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों ने पहिएदार स्ट्रेचर पर एक एक करके 900 मिलीमीटर की पाइप के द्वारा श्रमिकों को बाहर निकाला, ठीक है। सुरंग से बाहर आने के बाद श्रमिकों का साइट पर चिकित्सा पेशेवरों द्वारा इलाज किया गया। बचाए गए श्रमिकों को गर्म कपड़े और चिकित्सा मनोवैज्ञानिक का परामर्श प्रदान किया गया, ठीक है। बेसिकली बहुत ही क्या था, चला अभियान जो चलाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन। इसमें आगर मशीन से 47 मीटर तक की खुदाई की गई। भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं भेजने के लिए 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन सुरंग में बिछाई गई थी, ठीक है। चलिए, अब हुआ यह था कि रैट होल खनिकों और रैट माइनर के 24 घंटे से भी कम समय में अंतिम 10 मीटर की खुदाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभाई जब अमेरिकी की आगर ड्रिल मशीन खुदाई के दौरान टूट गई, ठीक है। चलिए, एक क्या था, बहुत ही टीडियस ऑपरेशन था, इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैंने आपको बताया, बस सिल्क यारा सुरंग में हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, IIL द्वारा बच्चों के लिए खसरा और रुबेला टीका मोबेला लॉन्च किया गया दोस्तों। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस टीके का नाम क्या है? तो इस टीके का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, IIL द्वारा बच्चों के लिए खसरा और रुबेला टीका मोबेला लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। इस लाइव एटीन्यूएटेड MR वैक्सीन को वियतनाम के पॉलीवैक इंस्टीट्यूट के साथ इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने विशेष साझेदारी में विकसित किया है दोस्तों। तो किसने विकसित किया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने, ठीक है, पॉलीवैक इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोबेला को तमिलनाडु के ऊटी में IIL डिवीजन ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के 25वें समारोह के हिस्से के रूप में 25 नवंबर को लॉन्च किया गया, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यह व्यापक मानव नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से टीका सुरक्षित और प्रभावी साबित हुआ है। यह विश्व स्तर पर लगभग 1 लाख बच्चों की जान लेने वाले घातक खसरे और रुबेला को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करेगा। ये बेसिकली क्या करेगा? खसरा और रुबेला को नियंत्रित करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपके लिए क्या है? 1998 में भारत का पहला सुरक्षित वेरोसिल रेबीज वैक्सीन अभय रब ने विकसित किया था, जिसने दर्दनाक तंत्रिका उत्तक टीकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया था। अभय रब वर्तमान में दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एंटी रेबीज वैक्सीन है,
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। पहला सुरक्षित वेरोसल रेबीज मैगजीन अभय रवि था, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद तंजानिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई, तो इनका नाम क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो तंजानिया के राष्ट्रपति का नाम है सामिया सुलूह हसन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 8 से 10 अक्टूबर को भारत की यात्रा की और 8 वर्षों से भी अधिक समय के पश्चात तंजानिया के किसी राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा थी, ठीक है। चलिए, अब इंपॉर्टेंट बात यह है आपके लिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग देखिए, यहाँ पर देखेंगे जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो 6 विभिन्न समझौते पर हस्ताक्षर हुए दोस्तों, ठीक है। 6 विभिन्न समझौते पर हस्ताक्षर हुए भारत और तंजानिया के बीच में, याद रखिएगा। इसके बाद मेन चीज क्या है, मेन चीज यह है स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने की इच्छा दोनों नेताओं ने वार्ता में व्यक्त की है। और भारत की ओर से तंजानिया को दी गई 1.1 अरब डॉलर से अधिक की क्रेडिट लाइन पर तंजानिया की ओर से संतोष व्यक्त किया गया। मतलब तंजानिया को भी भारत क्या कर रहा है, क्रेडिट लाइन दे रहा है, डेवलपमेंट में सहयोग कर रहा है, ठीक है। जंजीबार में आईआईटी मद्रास के परिसर की स्थापना के लिए भारत की प्रशंसा तंजानिया की ओर से की गई, ठीक है। जंजीबार में आईआईटी मद्रास का परिसर स्थापित हो रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तंजानिया के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस तथा ग्लोबल बायोफिल्स अलायंस में शामिल होने के निर्णय का भारत ने स्वागत किया। और ये भी दोस्तों आपके लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात है, तंजानिया भी शामिल हो गया है। इसके बाद 2028 से 29 में सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों के लिए भारत की उम्मीदवारी के समर्थन के लिए तंजानिया के समर्थन की सराहना भारत की ओर से की गई। भारत तंजानिया संबंधों को और मजबूती प्रदान करते हुए राष्ट्रपति हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 10 अक्टूबर को सम्मानित किया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको जेएनयू ने क्या किया है, इन्होंने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जेएनयू द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित की जाने वाली वह पहली महिला है, ठीक है, याद रखिएगा, वह पहली ही महिला है दोस्तों। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। मानद उपाधि किसको दिया गया, याद रखिएगा, सामिया सुलूह हसन जो इनकी राष्ट्रपति हैं तंजानिया के। इसके बाद नेक्स्ट, भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल, ठीक है, ये कहाँ पर खोली गई, तो भारतीय सेना के हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में अपनी पहली वर्टिकल विंड टनल स्थापित की गई। याद रखिएगा कहाँ पर दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में, याद रखिएगा, बकलोह चंबा जिला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बस इतना ही आपको याद रखिएगा, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, चंबा जिला, बकलो, इतना याद रखिएगा, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। 25 अक्टूबर को आपके सेना प्रमुख मनोज पांडे ने इस वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसे विशेष बलों के प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे को बेहतर करने और अत्यधिक ऊंचाई से हवा में छलांग लगाने वाले सैनिकों के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, ठीक है। यह उन्नत पवन सुरंग भारतीय सेना में अपनी तरह की पहली सुरंग है। इसका उद्देश्य सैन्य प्रशिक्षण विधियों में क्रांतिकारी बदलाव लाना है, बस यही इसका उद्देश्य है, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट, भारत संयुक्त राष्ट्र की संस्था कोडेक्स एलिमेंटेरियस का कमीशन का सदस्य बन गया है, ठीक है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का सदस्य बन गया है। ये बेसिकली है क्या, यह कमीशन संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, यह खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय है। नवंबर 2023 में भारत संयुक्त राष्ट्र की संस्था का सदस्य बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्या है, ये संस्था है क्या, तो खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की कार्यकारी समिति की रोम इटली में 27 से 30 नवंबर को हुई बैठक में भारत को इस कमीशन में एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया है, ठीक है। अब इसका सदस्य बनने से भारत को लाभ क्या है, भारत को विभिन्न खाद्य उत्पाद श्रेणियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने का अवसर प्राप्त हो सकेगा, ठीक है। अब ये बेसिकली इसकी स्थापना कब हुई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी स्थापना 1963 में की गई, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, इसकी स्थापना आपकी 1963 में की गई दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, क्लियर। वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं, तो 189 है, जिसमें से 188 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, ठीक है।
मल्टीपल स्टेटमेंट वाले में ये आपसे पूछा जा सकता है। कभी कदार एक आध स्टेटमेंट ऐसे आते हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में आपको लगता है कि नहीं आते हैं, लेकिन इन्हीं सबसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जितने पे स्टार लगा रहा हूँ उतना भी ध्यान रखेंगे तो काम हो जाएगा। शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं। तो ये दोनों डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन, जहां विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, और कर्नाटक स्थित होयसल के पवित्र मंदिर समूह जिनमें बेलूर, हेलेबीड और सोमनाथपुर के पवित्र मंदिर शामिल हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सितंबर में शामिल कर लिया गया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखिएगा। दोनों मंदिरों के नाम ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है। ठीक है, अब विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की सऊदी अरब के रियाद में 10 से 25 सितंबर को संपन्न 45वीं सत्र की बैठक में लिया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 42 हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 42 भारतीय स्थल हो गए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूनेस्को की लिस्ट में। ठीक है, 42 भारतीय स्थल आपके शामिल हो गए हैं, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल 42 भारतीय स्थल हो गए हैं कि विश्व धरोहर के लिए। ठीक है, विश्व धरोहर आपके 42 स्थल हो गए हैं, जी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहां हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इससे पूर्व तेलंगाना में वारंगल स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को और गुजरात के कच्छ जिले में हड़प्पा काल के धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल का दर्जा 2021 में दिया गया था। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। कभी लोक सेवा आयोग क्या कर देता है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, तो पुराना वाला भी याद रखिए। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, भारतीय वायुसेना का नया ध्वज। भारतीय वायुसेना का नया ध्वज, उसका नया ध्वज 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना को उसकी स्थापना की 91 वर्षगांठ के अवसर पर प्राप्त हुआ। 72 वर्ष के अंतराल के पश्चात वायुसेना को उसका नया ध्वज मिला है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, 72 वर्षों के पश्चात मिला है, और ये इंपॉर्टेंट है। ये ध्वज है क्या बेसिकली, तो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, याद रखिएगा, इसका अनावरण किसने किया, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, एयर चीफ मार्शल कौन है। ठीक है, और प्रयागराज में बमरौली स्थित वायुसेना के मध्य कमान मुख्यालय में इन्होंने क्या किया, अनावरण किया। ठीक है, क्लियर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें लिखा क्या है, लोगों में हल्के नीले रंग का एक वलय हिमालयी ईगल को घेरे हुए जिस पर भारतीय वायुसेना लिखा है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, नभ स्पर्श दीप्तम ईगल। ये नीचे देवनागरी में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, क्या भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, नभ स्पर्श दीप्तम ईगल। ठीक है, लेकिन नीले रंग के नए ध्वज में सबसे ऊपर दाएं कोने में भारतीय वायुसेना के लोगो को जोड़ा गया है, जिसके शीर्ष पर भारत के राज्य चिन्ह, अशोक स्तंभ के शेर और देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। तो ये डिटेल आप लोग ध्यान रखेंगे। और आदर्श वाक्य क्या है भारतीय वायुसेना का, नभ स्पर्श दीप्तम ईगल। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे। यह आदर्श वाक्य लिया किससे गया है, भगवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24 से, जिसका अर्थ है वैभव के साथ आकाश को छुओ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। इसके ध्वज में ऊपर बाईं ओर अंग्रेजी झंडा बना हुआ था। आज़ादी के बाद 1951 में यूनियन जैक के स्थान पर तिरंगा झंडा लगाकर नया ध्वज बनाया गया था। अब 72 वर्ष बाद एक नया ध्वज भारतीय वायुसेना ने बना लिया है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान, हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन किया गया दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, देश में जन्म और मृत्यु के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी डेटाबेस तैयार करने और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, मतदान सूची में नामांकन, आधार नंबर और सरकारी नियुक्तियों में तथा पासपोर्ट आवेदन आदि के लिए आवश्यक एकल जन्म प्रमाण के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक अधिनियम को संसद के दोनों सदनों द्वारा अगस्त में पारित कर दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए बेसिकली जो आवश्यक अधिनियम था उसे क्या किया गया, संशोधित कर दिया गया। ठीक है,
अब बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का अनुमोदन 12 अगस्त को प्राप्त हुआ। अब इस कानून के द्वारा 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन कर जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संशोधन में आपके लिए हुआ क्या, तो आधार अब अनिवार्य हो गया दोस्तों, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कानून के तहत राज्यों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा संचालित नागरिक पंजीकरण प्रणाली का उपयोग करना होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान रखना है। संशोधित अधिनियम ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली को और बेहतर कर धोखाधड़ी और पहचान में हेराफेरी पर अंकुश लगाने में जहां मदद मिलेगी, वहीं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों का लाभ भी पात्र लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। तो ये 3 लाइन आप लोग याद रखेंगे, 3 लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आधार अनिवार्य है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अब राज्य क्या कर सकेंगे, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा नागरिक द्वारा संचालित नागरिक पंजीकरण प्रणाली का उपयोग करेंगे। ये डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, नियुक्तियों और मतदाता सूची में नाम लाने आदि मामलों में एक ही जन्म प्रमाण पत्र को प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के नियमन के लिए 1969 में अधिनियम लाया गया था और यह पहला अवसर है कि जब इसमें संशोधन किया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा दोस्तों। ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से इससे प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसके बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत ने इतिहास रच दिया। और ये न्यूज बताने की भी आवश्यकता मेरे को तो नहीं लगता कि है, क्योंकि आप सब लोग इससे चिर परिचित हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हुआ क्या था, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अमेरिका, चीन, पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत का दुनिया का सबसे पहला देश बन गया। मतलब अमेरिका, चीन और सोवियत संघ के बाद चौथा देश है जो चंद्रमा पर पहुंचा है और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। ठीक है, 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हुई, इसको ध्यान रखिएगा। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लैंडिंग की डेट क्या है, तो 23 अगस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, अब 14 जुलाई को प्रक्षेपण हुआ था, ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 14 जुलाई को प्रक्षेपण हुआ था श्रीहरिकोटा में से LVM-3 MK4। याद रखिएगा इसका पहला नाम क्या था, GSLV Mark 3। तो इस रॉकेट का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, निश्चित रूप से मान के चलिए। ठीक है, अब रॉकेट के द्वारा ये LVM-3 MK4 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपण किया गया और 41 दिन की यात्रा पूरा कर चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर निर्धारित योजना अनुसार सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो गया। तो लैंडर का नाम क्या है दोस्तों, तो विक्रम, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग के समय PM मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी के लिए जोहान्सबर्ग में थे। मिशन की सफलता के पल को अविस्मरणीय व अभूतपूर्व क्षण बताते हुए उन्होंने विकसित भारत का इसे शंखनाद बताया। PM मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए 23 अगस्त के ऐतिहासिक दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस या नेशनल स्पेस डे तथा विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर उतरने के स्थल का नामकरण शिव शक्ति स्थल करने की घोषणा की है। अब दोस्तों 2 डिटेल आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पहला, नेशनल स्पेस डे या राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, नोट कर लीजिए, आएगा निश्चित रूप से। और जहां पर विक्रम लैंडर ने उतरा है उसको स्थल का नाम शिव शक्ति स्थल उन्होंने घोषित कर दिया। साथ ही चंद्रयान 2 के लैंडर के चंद्रमा से टकराने के स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया, ये भी आपको याद रखना है। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख भाग हैं। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, उसके बाद लैंडर मॉड्यूल और तीसरा आपका रोवर प्रज्ञान। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 17 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर लैंडर मॉड्यूल विक्रम लैंडिंग से पूर्व 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर निचली कक्षा में प्रवेश किया और 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी गति कम हो गई। इतना डिटेल माइन्यूट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चंद्रयान 3 को एक चंद्र दिवस जो 14 पृथ्वी दिवस के लिए बराबर होता है के लिए डिजाइन किया गया था। इस अवधि में चंद्रमा की सतह के ऊपर और नीचे के तापमान की जानकारियों के संप्रेषण के साथ साथ सल्फर और ऑक्सीजन सहित कई रासायनिक तत्वों की पुष्टि रोवर प्रज्ञान द्वारा की गई।
ठीक है। रोवर का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। लैंडिंग के पश्चात सौर पैनल द्वारा संचालित 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकलकर चहलकदमी करने लगा। तो ये रोवर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रोवर का नाम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। रोवर का नाम है आपका प्रज्ञान। रोवर का नाम था प्रज्ञान और लैंडर का नाम क्या है दोस्तों, विक्रम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। बिहार जातिगत जनगणना के आंकड़े। तो बिहार में जनवरी से मई 2023 के बीच कराए गए जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को जारी की गई, याद रखिएगा। तो ये बिहार में जातिगत जनगणना सर्वे हुआ, बेसिकली जातिगत जनगणना हुई जो जनवरी से मई 2023 के बीच में कराई गई। इस गणना में पूरे बिहार की जनसंख्या कितनी बताई गई, 13,07,25,310। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो आपकी क्या है, 12,53,00,000 लगभग। ठीक है, और नेक्स्ट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बिहार में बाहर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 57 लाख है। ठीक है, अब गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या आपकी 6,41,00,000 और महिलाओं की संख्या 6,11,00,000 है। ठीक है, और इस गणना में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 953 पाई गई है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, मतलब सेक्स रेशियो कितना है, 953। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जातिगत जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग 27%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आपका 36%, अनुसूचित जाति 19.65, अनुसूचित जनजाति 1.68% है, जबकि सामान्य वर्ग जो है वो 15.52% है। ठीक है, ये मेन डेटा है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही आपका टेबुलर फॉर्म में भी यहाँ पर दिया गया है, तो इस टेबल को ही याद रख लेंगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, इस जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में 82% जनसंख्या जहां बहुसंख्यक हिंदुओं की है, वहीं 18% आपकी अल्पसंख्यक की है। गणना के अनुसार 18% अल्पसंख्यकों में 17.7% अकेले मुस्लिम, जबकि 0.3% में सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन शामिल है। ठीक है, यहाँ पर धर्म आधारित भी आंकड़े यहाँ पर जारी किए गए हैं, जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए। पहली दो पॉपुलेशन जो है ये आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट आपके लिए क्या है, 18वां 18वां G20 शिखर सम्मेलन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व की विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में सितंबर 2023 को संपन्न हुआ। इसकी डेट भी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस सम्मेलन का दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर में आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का शिखर सम्मेलन का थीम था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थीम वसुधैव कुटुंबकम याद रखिएगा। शिखर सम्मेलन के आयोजन तथा 1 वर्ष तक समूह की गतिविधियों के संचालन हेतु इसकी अध्यक्षता 17वें शिखर सम्मेलन के बाद 1 दिसंबर 2022 को भारत को मिली थी। तो याद रखिएगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अध्यक्षता भारत को मिली कब से थी, तो 1 दिसंबर 2022। ये एग्जाम में आ सकता है। चंद्रयान 3 और G20 से मान के चलिए कि 2 से 3, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्व के शीर्षस्थ नेताओं का आगमन हुआ। कौन कौन से नेता आए दोस्तों, देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ऋषि सुनक, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डिसिल्वा, इंडोनेशिया के जोको विडोडो, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन। ठीक है, और दक्षिण कोरिया के यून सुक सियोल, अर्जेंटीना के एल्बर्टो फर्नांडीज, ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी एल्बानीज, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो, जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्ज, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा। तो सबके नाम आप लोग
को मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आप लोग एग्जाम में अगर आएगा तो आप लोग सही कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या, यूक्रेन रूस मुद्दों के चलते यूक्रेन मुद्दे के चलते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अन्य कारणों से चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग भी व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में उपस्थित नहीं रहे और रूस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने और चीन का प्रधानमंत्री ली qiang ने प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, मैक्सिको का प्रतिनिधित्व भी वहां की अर्थव्यवस्था की मंत्री रॉकवेल सांचेंज ने किया। तो रूस और बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि रूस और चीन के हेड ऑफ स्टेट नहीं आए। ठीक है, अब समूह के 20वें सदस्य यूरोपियन संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने किया। ये दोनों डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय संघ के यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वॉन डेर लेयन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल। ठीक है, अन्य विशेष आमंत्रित सदस्यों में बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री यार्क रुद्र, नाइजीरिया के राष्ट्रपति वोला तिनुबू, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लीसीन लुंग और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के अतिरिक्त अफ्रीकी संघ बेसिकली जिसे G20 का नया 21वां सदस्य बनाया गया है शिखर सम्मेलन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली अस्सुमानी भी शामिल थे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 21वां सदस्य किसे बनाया गया, अफ्रीकी संघ को, और उसके अध्यक्ष कौन है, तो G20 के 21वें सदस्य अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली अस्सुमानी। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। यूरोपीय संघ के पश्चात अफ्रीकी संघ G20 में सदस्य के रूप में शामिल होने वाला दूसरा संघ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश अफ्रीकी संघ में आते हैं। अफ्रीकी संघ के सदस्य बनने से G20 के सदस्यों की संख्या अब 21 हो गई है। इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सम्मेलन में बेसिकली क्या क्या हुआ। तो जलवायु निगरानी के लिए G20 उपग्रह का प्रस्ताव पीएम मोदी ने दिया। इससे प्राप्त जलवायु और मौसम संबंधी आंकड़े सभी देशों विशेषतः ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा करने की बात उन्होंने कही और सभी G20 देशों को इस पहल में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुआ दोस्तों, G20 इस एक वित्त संबंधी बैठक में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा निर्धन और विकासशील देशों में वित्तीय समावेश कार्यक्रम चलाने के भारत द्वारा प्रस्तावित एजेंडे को G20 देशों में मंजूरी प्रदान की। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक के प्रारूप में परिवर्तन कर उसे और अधिक मजबूत बनाने की बात विकास के इस भारतीय एजेंडे में शामिल थी। ठीक है, इसके बाद क्या क्या बात कही गई, बड़ी कंपनियों द्वारा विभिन्न देशों में किए जाने वाले व्यापार में करों के विवेकीकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली विकसित करने की बात भी सभी देशों ने सहमति सम्मेलन में दी। ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली आपकी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। इस शिखर सम्मेलन में साझा घोषणा पत्र जारी करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि यूक्रेन युद्ध के कारण सभी देशों को विभिन्न मुद्दों पर एकमत करना कितना कठिन कार्य था। फिर भी भारत के कूटनीतिक प्रयासों से यूक्रेन मुद्दे पर ऐसे शब्दों का प्रयोग घोषणा पत्र में किया गया जिसे दोनों पक्षों को मानना पड़ा। घोषणा पत्र के सभी 83 बिंदुओं को निर्विरोध सभी सदस्यों ने स्वीकार किया। आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा बताते हुए आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई। ठीक है, जलवायु संकट से निपटने के लिए प्रयासों में तेजी लाने और ईंधन के रूप में कोयले के प्रयोग में कमी लाने की दिशा में प्रयास तेज करने की बात दिल्ली घोषणा पत्र में कही गई। तो दिल्ली घोषणा पत्र बेसिकली है क्या, G20 डिक्लेरेशन जो साइन हुआ उसे दिल्ली घोषणा पत्र कहा गया। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं सम्मेलन से अलग एक कार्यक्रम में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बनाने की घोषणा की गई, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सम्मेलन से अलग एक कार्यक्रम में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बनाने की घोषणा की गई है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अमेरिका, ब्राजील, इटली, यूएई और बांग्लादेश इस पहल में भारत के साथ रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसमें भारत क्या है, नेतृत्व कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसमें भारत और अमेरिका ने चीन की BRI परियोजना के जवाब में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा अलग से एक बैठक में की। ठीक है, इस कॉरिडोर के द्वारा भारत, इजराइल, यूएई, जॉर्डन और यूरोप के बीच निकट भविष्य में व्यापार सरल हो जाएगा। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये GS पेपर 2 TCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, IR के लिए। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। 10 सितंबर को सम्मेलन के तीसरे और अंतिम सत्र में पीएम मोदी ने इस वैश्विक संरचना और स्वरूप में हुए परिवर्तनों का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की आवश्यकता को पुनः प्रतिपादित किया। ठीक है। और सम्मेलन के समापन से पूर्व सभी वैश्विक नेताओं ने राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। और सम्मेलन के समापन सत्र में पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता का प्रतीक गेवल, ठीक है, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को सौंप दिया। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि अब G20 की अध्यक्षता किसके पास चली गई? ब्राजील के पास। अब G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2023 से औपचारिक रूप से ब्राजील के पास आ गई है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। G20 का आगामी 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 2024 में होगा। ये आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, डिटेल आप सभी के लिए। ठीक है। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 55 देशों के समूह अफ्रीकी संगठन का सर्वसम्मति से सदस्य बनाना भी भारत की एक बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब सदस्य कितने हो गए हैं? 21 हो गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और 21 सदस्यों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। ठीक है। G20 का कोई स्थानीय सचिवालय और मुख्यालय नहीं है। सदस्य देशों में ही बारी बारी से किसी देश में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और आगामी शिखर सम्मेलन का मेजबान देश ही इस मंच के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये मध्य क्या है? भारत मध्य पूर्वी यूरोप कॉरिडोर। तो बेसिकली है क्या? देखिए, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मध्य पूर्व एशिया के रास्ते भारत और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाकर व्यापार के विस्तार हेतु भारत और अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर एक कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर नाम की इस परियोजना में रेल लाइनों, सड़कों और बंदरगाहों का नेटवर्क होगा, जिससे आयात और निर्यात में सुगमता होगी। बेसिकली ये यही है आपका, ये नेटवर्क है क्या? कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, रेल लाइन, सड़क और बंदरगाह का नेटवर्क है बेसिकली। क्लियर? सुरक्षित संचार व्यवस्था के लिए समुद्री केबल का नेटवर्क भी इसमें शामिल होगा और संपूर्ण क्षेत्र को जोड़ने वाली ग्रिड व्यवस्था भी होगी। तो ये याद रखिएगा, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये जवाब है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर इस परियोजना के तहत भारत को एक शिपिंग रूट के माध्यम से पश्चिमी एशिया से जोड़ा जाएगा, जहाँ से एक रेल नेटवर्क विभिन्न देशों से होता हुआ यूरोप से जुड़ेगा। भारत और अमेरिका के अलावा UAE, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इटली और जर्मनी सहित यूरोपीय संघ भी इस परियोजना में शामिल है। ये बहुत बड़ी बात है। चीन की परियोजना में पहले इटली शामिल था BRI में, लेकिन इटली ने अब उसकी सदस्यता छोड़ दी और वो इस परियोजना में शामिल हो गया। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। और भारत और अमेरिका द्वारा प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को वास्तव में चीन के BRI परियोजना का प्रत्युत्तर माना जा रहा है। और बिल्कुल सही भी है चीन, क्योंकि भारत को कम दोस्तों, भारत के लिए क्या है? समस्या का विषय हमेशा क्रिएट करता रहता है। तो भारत अपनी सुरक्षा के लिए जो प्रयास करता है उसमें कोई दो राय, उसमें कोई हर्जा भी नहीं है और करना भी चाहिए। ये जो कि जब अपनी भुजा में शक्ति होती है दोस्तों, तभी क्या है, हम कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। अब महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में आपका पारित हुआ दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। देश की संसद के नए भवन के स्थानांतरण के लिए 18 से 22 सितंबर के बीच बुलाए गए विशेष सत्र के पहले ही सत्र में इतिहास रचते हुए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं, दिल्ली सहित, उसमें दिल्ली भी शामिल है, महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया गया, उसे पारित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? यह विधेयक कौन सा संविधान संशोधन करता है? तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक था और अधिनियमित होने के बाद 108वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। ठीक है, याद रखिएगा, 106ठा संविधान संशोधन अधिनियम, ये नाम याद रख लीजिएगा, और विधेयक 128वां, ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 106ठा अधिनियम हुआ और 128वां संशोधन विधेयक था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप दोस्तों के लिए, सभी के लिए। अब इस आरक्षण के नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही प्रभावी होने की बात कही गई है, और SC ST और OBC वर्गों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान इसमें नहीं है दोस्तों। ये एक अच्छी बात है जो यहाँ पर दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है,
संविधान के अनुच्छेद 330 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की 131 सीटें पहले से ही जब आरक्षित हैं तो उसमें महिलाओं के विधेयक में उनको अलग से जगह देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन आरक्षित सीटों में से ही SC/ST महिलाओं के लिए 33% सीटें स्वतः ही पारित किए गए अधिनियम के तहत आरक्षित रहेंगी। मतलब समस्या ये है, बात ये है, यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको कि जो महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित रहेंगी उनमें से जो SC/ST महिलाएं हैं उनके लिए 33% सीटें पारित किए गए अधिनियम के तहत स्वतः ही आरक्षित हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, ये डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा कब अनुमोदन दिया गया? 29 सितंबर को। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और इसने कानून का रूप ले लिया, 106 संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अधिसूचित भी कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बारे में देख लीजिए। तो 27 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद महिला आरक्षण विधेयक संसद में पारित हो सका। महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के लिए सर्वप्रथम HD देवगौड़ा के नेतृत्व वाली यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने 81वां संविधान संशोधन विधेयक 12 सितंबर 1996 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था, जहां सरकार को समर्थन दे रही 13 पार्टियों में से कुछ पार्टियों के विरोध के चलते इसे स्थायी समिति को संदर्भित कर दिया गया था। ठीक है, ये पूरा इतिहास है, ये इतिहास आप लोग पढ़ लीजिएगा, उतना डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने आपको बता दिया। अब अधिनियम के लागू होने की स्थिति में क्या होगा दोस्तों? लोकसभा की 543 सीटों में से 181 और राज्य विधानसभाओं की कुल 4123 सीटों में से 1374 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी मौजूदा स्थिति में। ठीक है, लेकिन ये अधिनियम दोस्तों नए परिसीमन और नई जनगणना के पश्चात ही लागू होगा। ठीक है, राज्यसभा तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा के लिए यह आरक्षण आपका लागू नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए, वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के तहत 3 श्रेणियों में सांसद लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और इन तीनों ही श्रेणियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान नए पारित किए गए संशोधन विधेयक में किया गया है। इस प्रकार लोकसभा की अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित 131 सीटों की 1/3 सीटें इन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। बस यही डिटेल आपको समझना है दोस्तों, बाकी परेशान नहीं होना है। मतलब SC/ST को भी बराबर क्या है प्रतिनिधित्व दिया गया है और उसमें सरकार ने प्रॉपर प्रावधान किए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यह इनिशियली क्या है, यह अधिनियम जो है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान 15 वर्ष के लिए करता है और इसके बाद समीक्षा की जाएगी, अगर आवश्यकता होगी तो इसे बढ़ाया भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हाथियों की मौत रोकने के लिए AI आधारित गजराज प्रणाली जो है वो लागू की जाएगी। ठीक है, हाल ही में रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए AI आधारित गजराज प्रणाली शुरू करने की घोषणा की। यह प्रणाली असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में लगाई जाएगी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, बेसिकली है क्या, ये 700 किलोमीटर की लंबाई में लगाई जाएगी। ये अनोखी ग्लास आधारित सेंसर सिस्टम है जो लोको पायलटों को हाथियों की उपस्थिति के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इस प्रणाली को विकसित करने का श्रेय NFR के पूर्व महाप्रबंधक अंशुल गुप्ता को दिया जाता है। अब भारत में सबसे सुरक्षित शीर्ष 10 शहर कौन कौन से हैं, तो चलिए देख लेते हैं। NCRB की रिपोर्ट 4 दिसंबर को जारी हुई। लगातार तीसरे वर्ष कोलकाता ने 78.2 की पहचान योग्य अपराध दर के साथ भारत में सबसे सुरक्षित शहर के रूप में अपना स्थान प्राप्त किया दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखिएगा कोलकाता सबसे सुरक्षित है। ठीक है, तो कोलकाता आपका सबसे सुरक्षित शहर है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ये आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कोलकाता आपका सबसे सुरक्षित शहर है, इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, आप सभी दोस्तों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे सुरक्षित शहर कौन है दोस्तों, तो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार तो सबसे सुरक्षित शहर आपका कोलकाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं, इसके बाद आप बात कर लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। यहाँ पर देखिए, ये सूची यहाँ पर दी गई है,
इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कोलकाता सबसे नंबर 1 पे है, फिर चेन्नई है, फिर कोयम्बटूर है, फिर सूरत है, फिर पुणे है दोस्तों। ठीक है, और ये टॉप 10 आपकी शहरों की लिस्ट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। जयपुर के वैक्स म्यूजियम में डॉक्टर अंबेडकर की मोम की मूर्ति स्थापित की गई। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें जयपुर वैक्स संग्रहालय नाहरगढ़ किले में एक मोम की प्रतिमा का अनावरण 6 दिसंबर को किया गया। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यह 5 फीट 11 इंच की प्रभावशाली मोम की मूर्ति बनाई गई है, जिसका वजन 38 किलोग्राम है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कहाँ पर की गई दोस्तों प्रतिमा, कहाँ कहाँ पर प्रतिमा की गई? तो जयपुर के वैक्स म्यूजियम में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों बाघ गणना रिपोर्ट 2022, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केवल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 29 जुलाई को 2023 को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, ये आपके लिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है। और इसी अवसर पर राष्ट्रीय बाघ संस्थान प्राधिकरण NTCA ने गणना रिपोर्ट 2022 जारी की, जो हर साल होने वाली देशव्यापी बाघ गणना का भारतीय वन्य जीव संस्थान के विश्लेषण पर तैयार किया गया। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों, और NTCA ने रिपोर्ट जारी की। हर 4 वर्ष पर ये रिपोर्ट आपकी जारी होती है। ये 3 चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में साल 2018 में देश में साल 2018 में 2,967 बाघ थे, और 2022 तक इनकी आबादी सालाना 6.1% की दर से बढ़ी थी। पृथ्वी पर जंगलों में रहने वाले बाघों की 75% आबादी कितनी कहाँ पर है? भारत में। अब देश की स्थिति क्या है बाघों की? तो बाघों की संख्या पिछले 16 साल में 260% बढ़कर 3,682 पहुंच गई है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि 2006 में 1,411 ही बाघ बचे थे। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में बाघों की संख्या क्या है? अब बाघ कितने हैं देश में? तो 3,682। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और विश्व का 75% भारत में ही है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, भारत में बाघों की स्थिति रिपोर्ट के विस्तृत संस्करण के तथ्य सामने आ गए हैं। इसके अनुसार देश के कम से कम 3,167 और अधिकतम 3,925 बाघ हो सकते हैं। औसत संख्या 3,682 मानी गई है। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर हैं दोस्तों? तो 785 मध्य प्रदेश में है। उत्तराखंड में 2006 में जहाँ 178 ही थे, आज 560 हो गए। यूपी में भी 205 हो गए हैं, और यह सभी राज्य शिवालिक गंगा क्षेत्र में आते हैं। बाघों की संख्या 297 से बढ़कर कितनी हो गई है? 819 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पर हैं? तो देश के 53वें टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा 260 बाघ उत्तराखंड के कार्बेट रिजर्व में है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देश में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। इसको आप लोग याद रखेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार देश के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से कम है, और उन टाइगर रिजर्व के नाम आपके लिए दिए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। शिवालिक पर्वत और गंगा के मैदानी क्षेत्र में बाघों की आबादी में 16 साल में 275% की वृद्धि हुई है, जो देश की सर्वाधिक है। ठीक है, मध्य भारत क्षेत्र और पूर्वी घाट में 7 राज्य हैं जहां देश के सबसे ज्यादा बाघ भी हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो ये टेबल जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देख लीजिए टेबल क्या है। सबसे पहले एमपी क्या है? एमपी में 526 थे, अब 785 हैं। तो एमपी क्या है दोस्तों? टाइगर स्टेट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके बाघ हैं भारत के। ठीक है, इसके बाद कर्नाटक है, फिर उत्तराखंड है। ये 3 स्टेट के नाम आप लोग याद रखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है? PSLV C56 से 7 सिंगापुर के उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 30 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के विश्वसनीय प्रक्षेपण वाहन PSLV 56 से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को भेजा गया। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने पूरी तरह से व्यावसायिक इस मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया और भविष्य की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, अब जो कक्षा में स्थापित उपग्रह हैं उनके नाम उतना डिटेल तो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों 7 उपग्रहों का, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा क्या क्या नाम है, मैं एक बार बता दे रहा हूँ। DS
SAR, वेलॉक्स, आर्केड, ठीक है, डायनेमिक, एन्यूलॉन, ग्लासिया और ORB-12 स्ट्राइडर, ठीक है। अब दोस्तों अंतरिक्ष में भारत का अनूठा प्रयोग देख लेते हैं क्या है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा PSLV C56 रॉकेट के नवीनतम प्रक्षेपण की सफलता के बाद एक अनूठा परीक्षण करते हुए रॉकेट के बचे हुए हिस्से को वापस पृथ्वी की ओर 300 किलोमीटर ऊंची कक्षा में लाया गया। अब यह अगले 2 महीनों में पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करके नष्ट हो जाएगा। ऐसा न करते तो रॉकेट का मलबा अगले कई दशकों तक अंतरिक्ष में बना रहता है। ये एक बहुत बड़ी क्या है दोस्तों, ये इसरो की क्या है अचीवमेंट है, जिसको आप नकार नहीं सकते दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। PSLV मिशन के चौथे चरण के दौरान वैज्ञानिकों ने यह अनूठा और सफल परीक्षण अंजाम दिया दोस्तों, ठीक है। 570 किलोमीटर ऊंची निर्धारित कक्षा में पहुंचाने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने रॉकेट को कहीं भटकता छोड़ने के बजाय कुछ नीचे स्थित कक्षा में लाने का निर्णय लिया। इसरो के सफल प्रयोग से अंतरिक्ष में मलबा घटेगा और उपग्रहों और आगामी मिशन को नुकसान की आशंका भी कम होगी दोस्तों, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज आपके लिए क्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, बेंगलुरु को वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर हो गया दोस्तों। मतलब भारत का बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर हो गया, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। याद कर लीजिए शहर का नाम बेंगलुरु है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। जुलाई 2023 के आखिरी सप्ताह में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को प्रतिष्ठित वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल कर दिया गया और पहला भारतीय शहर बेंगलुरु बन गया दोस्तों, ठीक है। अब यह है क्या, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है और खुफिया जानकारी साझा करता है, ठीक है। बेंगलुरु जो है इसमें शामिल होने वाला दुनिया का 41वां शहर है। इसके पहले न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो, दुबई जैसे 6 महाद्वीपों के 40 शहर आपके शामिल हो चुके हैं, ठीक है। बेंगलुरु के सांस्कृतिक सार को WCCF द्वारा अनबॉक्सिंग बेंगलुरु नामक सहयोगी परियोजना के हिस्से के रूप में मल्टीमीडिया संपत्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपके लिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी तो इतना परेशान इसके लिए नहीं होना है। तो ये 41वां शहर बेंगलुरु था और भारत का पहला था, ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम है क्या, इसकी स्थापना 2012 में हुई। लंदन के संस्कृति और रचनात्मक उद्योगों के उप महापौर जस्टिस सीमंस ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में जस्टिन सीमंस को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अमेजन इंडिया का श्रीनगर में पहला फ्लोरिंग स्टोर, ठीक है। अमेजन इंडिया ने क्या किया दोस्तों, 2023 को 27 जुलाई को अंतिम मील डिलीवरी कार्यक्रम आई हैव अ स्पेस के हिस्से के रूप में श्रीनगर कश्मीर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, श्रीनगर में पहला फ्लोटिंग स्टोर कहाँ पर, तो डल झील में। तो डल झील में क्या किया दोस्तों, अमेजन इंडिया ने पहला फ्लोटिंग स्टोर अपना खोल दिया है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यह ग्राहकों को विश्वसनीय और सुविधाजनक डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने के लिए अमेजन इंडिया की प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है और साथ ही छोटे व्यवसायों को लाभकारी कमाई के अवसरों को उठाने में भी सहायक है, ठीक है। यह स्टोर कंपनी के आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम का हिस्सा है जो 2015 में शुरू हुआ था, ठीक है। ये बेसिकली ये प्रोग्राम है क्या, आई हैव स्पेस लास्ट माइल डिलीवरी प्रोग्राम स्थानीय दुकानों और व्यापारियों के साथ सहयोग करता है ताकि उन्हें उनके अपने दुकानों के 2 से 4 किलोमीटर तक क्षेत्र में उत्पादों की वितरण करने की क्षमता मिले, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय के विकल्प प्राप्त हो सकें। ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हो गया है। तो भारत संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियन समूह में शामिल हो गया दोस्तों। अब ये है क्या, तो ये चैंपियंस ग्रुप में शामिल होने का निर्णय भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व और समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस ग्रुप की स्थापना कब हुई, तो मार्च 2022 में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में तत्काल वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करने के लिए की गई थी, ठीक है। इसको चैंपियंस ग्रुप में भारत को शामिल होने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से निमंत्रण मिला था, ठीक है। और ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चैंपियंस ग्रुप में वर्तमान में बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल की सरकारों के प्रमुख शामिल हैं।
ठीक है। अब बेसिकली ये करता क्या है, इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त से परस्पर जुड़े संकटों को संबोधित करने के लिए की गई थी। ठीक है। अब समूह में भारत के शामिल होने से विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए परिणाम उन्मुख समाधान खोजने में संयुक्त राष्ट्र के सामूहिक प्रयासों को मजबूती मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर। इसका उद्देश्य क्या है, समस्या का समाधान जुटाना, दुनिया के सामने आने वाली परस्पर चुनौतियों का सामना करने में निर्णय निर्माताओं की सहायता करना। ठीक है, बस इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस समूह में भारत शामिल हो गया है यूनाइटेड नेशन के महासचिव के निमंत्रण पर। शिक्षा पर राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया 2.0, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। जारी कौन करता है, इंडेक्स कौन जारी करता है, ये हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो 7 जुलाई को ये 2021-22 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया। ठीक है। अब इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है, इष्टतम शिक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्यों और यूटीज को बहुआयामी हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है। अब इसमें रिपोर्ट के अनुसार बेसिकली देख लेते हैं, स्कूली शिक्षा में चंडीगढ़ और पंजाब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश और राज्य रहे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पंजाब और चंडीगढ़ को छठी ग्रेड में शामिल किया गया है। ठीक है। गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु को 7वें ग्रेड पर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम को सबसे नीचे ग्रेड पर रखा गया है। और शुरू के 5 ग्रेड में कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जगह नहीं बना सका है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो टॉप पर कौन है दोस्तों, याद रखिएगा, तो चंडीगढ़ यूटीज में और पंजाब राज्य में। ठीक है, क्लियर, स्कूली शिक्षा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा हुई। ठीक है, तो इनके राष्ट्रपति का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रानिल विक्रमसिंघे, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इनकी यात्रा कब हुई, 20 से 21 जुलाई 2023 को, और भारत श्रीलंका संबंधों के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वे प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत पहुंचे थे। तो 75वीं वर्षगांठ भारत और श्रीलंका के संबंधों की थी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। अब इसमें हुआ क्या दोस्तों, 5 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, जो बेसिकली पर्यटन संबंधों पर, पर्यटन सहयोग पर प्रमुख रूप से बातचीत हुई और उस पर चर्चा को दर्शाते हैं। श्रीलंका में यूपीआई के जरिए लेन देन के लिए NIPL इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और श्रीलंका पे के बीच नेटवर्क टू नेटवर्क समझौता हुआ। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, भारत श्रीलंका में यूपीआई के जरिए लेन देन के लिए आपका समझौता हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत और श्रीलंका ने इस दौरान प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी शीर्षक से एक विजन दस्तावेज अपनाया, जो भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए समुद्री, वायु, ऊर्जा और लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। ठीक है, बेसिकली आपको ध्यान रखना है, यह विजन डॉक्यूमेंट 5 स्तंभों पर आधारित है। वो 5 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो समुद्री कनेक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, भारत में नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांके संतुराई के बीच यात्री नौकाओं को फिर से शुरू करने के अलावा रामेश्वरम और तलाई मन्नार के बीच नौका सेवाओं को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने की बात कही गई। दूसरा, हवाई कनेक्टिविटी। तीसरा, ऊर्जा और बिजली कनेक्टिविटी। और नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखते हैं, लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। और इसके लिए दोस्तों, दोनों देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने और भारत के बौद्ध सर्किट, रामायण ट्रेल के साथ साथ श्रीलंका में बौद्ध, हिंदू और अन्य धार्मिक पूजा के प्राचीन स्थलों को लोकप्रिय बनाने की भी योजना बना रहे हैं। ठीक है, श्रीलंका में यूपीआई की स्वीकृति पर भी समझौता हुआ दोस्तों 21 जुलाई 2003 को। पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका में यूपीआई की स्वीकृति पर एक नेटवर्क से नेटवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे फिनटेक को बढ़ावा मिलेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिएगा दोस्तों, NIPL और लंका पे के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो श्रीलंकाई नागरिकों को विभिन्न लेन देन के लिए यूपीआई आधारित भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने की अनुमति देता है, जो निर्बाध और कुशल सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देता है। ठीक है, श्रीलंका से पहले अभी इंपॉर्टेंट यह है,
किसने किसने यूपीआई भारत का यूपीआई अपनाया, तो सिंगापुर, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, भूटान और फ्रांस। ये आपके एग्जाम में दोस्तों आ सकता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जो देश, कौन कौन से देश यूपीआई यूज कर रहे हैं, ये आपके एग्जाम में पर्टिकुलरली दोस्तों आ सकता है, ये मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ। ठीक है, अब विश्व के 5 सुपर कंप्यूटर, ये आपके यहाँ पे लिस्ट शो की है। इसमें नंबर 1 पे कौन सा है, तो फ्रंटियर अमेरिका का। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन 2023। 23वां शिखर सम्मेलन 2023 में दोस्तों, 23वां शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया 4 जुलाई 2023 को भारत में। भारत ने इसकी मेजबानी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो G20 के साथ साथ 23वां संघाई शिखर सम्मेलन भी कहाँ पर हुआ दोस्तों, तो भारत में हुआ। भारत ने अध्यक्षता की। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों। चलिए देख लेते हैं इसका थीम क्या था दोस्तों। ये थीम भी हमेशा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। सुरक्षित एससीओ की ओर, टुवर्ड सिक्योर एससीओ। ठीक है, टुवर्ड सिक्योर एससीओ ये इसकी थीम है। और सिक्योर का अर्थ क्या है, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर सेवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये सिक्योर का फुल फॉर्म है। ये भी आपके एग्जाम में दोस्तों आ सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और भारत ने अध्यक्षता की, ये आप सभी दोस्तों को याद रखना है। और भारत में ही ये वर्चुअल माध्यम से क्या किया गया, भारत ने अध्यक्षता की। ठीक है, अब इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों में कौन कौन देश सदस्य देश हैं, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो पीएम मोदी ने की। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो सभी सदस्य देशों ने क्या किया, भाग लिया। तो कौन कौन सदस्य देश हैं, तो ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखिएगा। एससीओ के सदस्य देश 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एससीओ राष्ट्राध्यक्षों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन किया, जिसमें अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद की ओर ले जाने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। कट्टरपंथ का मुकाबला करने में सहयोग, और दूसरा डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग भी शामिल था। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सदस्य देशों ने क्या कहा कि 2024 को एससीओ पर्यावरण वर्ष घोषित करने पर सहमत हुए। तो ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है 2024 आपका एससीओ पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज ये है कि एससीओ की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो 2001 में एससीओ की स्थापना हुई। शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों की ओर से की गई थी। वहीं वर्ष 2017 में भारत के साथ पाकिस्तान इसका स्थायी सदस्य बना था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना आपको जानना चाहिए ही चाहिए कि एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी और भारत सदस्य कब बना, तो 2017 में बना। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ पर होना है, तो 2024 में कजाकिस्तान में प्रस्तावित है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान के अस्ताना में। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ये डिटेल भी है। और 24वां कहाँ पर होगा, तो कजाकिस्तान के अस्ताना में होगा, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग को इसको ध्यान रखना चाहिए। सम्मेलन में ईरान, बेलारूस और मंगोलिया ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। नेक्स्ट दोस्तों, ईरान एससीओ का नया सदस्य बना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई को एससीओ का नया स्थायी सदस्य ईरान बना और यह सदस्यता ईरान को एससीओ के 23वें ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में मिली, जिसकी मेजबानी भारत ने की। ठीक है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों, तो ये अभी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, निश्चित रूप से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस लॉन्च किया गया दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 5 जुलाई 2023 को केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया, जो स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और सलाहकारों की 24 घंटे सेवाएं सुनिश्चित करेगा। टेलीमानस संकटग्रस्त लोगों के साथ तुरंत बातचीत शुरू करेगा। यह आप लोगों को याद रखना है।
इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। बेसिकली है क्या, मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित है और भारत का पहला चैटबॉट है, टेलीमानस इसका नाम है। कहाँ पर दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में ये क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डिटेल है, ठीक है। ये दोस्तों आप लोगों के लिए क्या है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आप लोगों को क्या करनी थी, ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ये बेसिकली है क्या, केंद्र सरकार ने बजट 2022 में भारत के राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और राज्यों में नेटवर्किंग टेली मानस की घोषणा की थी। यह एक द्विस्तरीय प्रणाली है, ठीक है। इसमें टीयर 1 और टीयर 2 दो टीयर हैं जो आप लोग को क्या करना है। इसमें टीयर 1 में क्या है, प्रशिक्षित परामर्शदाता और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, और टीयर 2 में शारीरिक परामर्श के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम या मेडिकल कॉलेज संसाधन या ऑडियो विजुअल परामर्श के लिए ई संजीवनी के विशेषज्ञ भी शामिल। उतना डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए बस है कि टेली मानस चैटबॉट जो है वो जम्मू कश्मीर में भारत का पहला क्या है, मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित चैटबॉट है जो लॉन्च किया गया, ठीक है, जो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेशनल सिकल सेल कंसल्टेंसी मिशन का उद्घाटन किया। नेशनल सिकल सेल कंसल्टेंसी मिशन का उद्घाटन हुआ दोस्तों, तो कहाँ पर हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया दोस्तों। इसका उद्देश्य विशेष रूप से भारत में आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटना है, जो आप लोग को ध्यान रखना है। सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए 2047 का लक्ष्य तय किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। सिकल सेल बेसिकली है क्या, सिकल सेल रोग, इसे सिकल सेल एनीमिया के रूप में भी जाना जाता है, एक आनुवांशिक रक्त विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना और कार्य को प्रभावित करता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सिकल सेल बेसिकली है क्या, तो सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल रोग बेसिकली सिकल सेल एनीमिया के रूप में जाना जाता है, जो आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। यह हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण विरासत में मिली स्थिति है जो लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है दोस्तों। इस विकार के परिणाम स्वरूप होता क्या है, एनीमिया, तीव्र अंग की खराबी, पुरानी अंग क्षति और जीवन प्रत्याशा में काफी कमी की एक प्रणालीगत स्थिति होती है। इस मिशन के शुभारंभ के साथ सरकार का लक्ष्य क्या है, मिशन मोड दृष्टिकोण अपनाते हुए 2047 तक देश से सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना है। और यही डिटेल आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जो आपको नोट कर लेना है, ठीक है दोस्तों, कि 2047 तक भारत क्या करेगा, सिकल सेल एनीमिया को पूरा समाप्त कर देगा दोस्तों। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए, युद्धपोत INS कृपाण को उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंप दिया गया। यह डिटेल भी ध्यान रखिएगा। भारतीय नौसेना ने युद्धपोत INS कृपाण को 22 जुलाई 2023 को सेवा मुक्त कर दिया और संपूर्ण हथियारों से लैस वियतनाम पीपुल्स नेवी को दे दिया, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह पहला अवसर है जब भारत ने किसी मित्र देश को पूर्ण परिचालित युद्धपोत उपहार स्वरूप दे दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, भारतीय नौसेना ने वियतनाम पीपुल्स नेवी को INS कृपाण का स्थानांतरण हिंद महासागर क्षेत्र में पसंदीदा सुरक्षा भागीदार होने की भारतीय नौसेना की स्थिति के प्रतीक के रूप में किया है दोस्तों, ठीक है। अपनी ईस्ट एक्ट नीति के हिस्से के रूप में भारत का लक्ष्य इसमें सक्रिय मित्रवत नौसेनाओं के लिए क्षमताएं तैयार करना है। 1991 में यह कमीशन हुआ था भारतीय सेना में, याद रखिएगा दोस्तों। INS कृपाण भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक अभिनंग रहा है और पिछले 32 वर्षों में कई ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। लगातार 12 अधिकारी और 100 नाविकों द्वारा संचालित यह युद्धपोत 90 मीटर लंबा और 10.45 मीटर चौड़ा है। इसकी अधिकतम मालवाहक क्षमता 1450 टन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना दोस्तों, तो जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर EPR क्रेडिट विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बन गया है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इंदौर नगर निगम प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करने के बाद उसका पुनर्चक्रण कर विस्तारित उत्पाद उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। बेसिकली EPR है क्या, तो EPR क्रेडिट का मूल्य 8100 रुपये है, जो जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन और टिकाऊ प्रथाओं के लिए IMC की प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है। इंदौर प्रतिदिन 1162 टन ठोस कचरा उत्पन्न करता है। EPR एक पर्यावरणीय नीति दृष्टिकोण है जिसमें किसी उत्पाद के लिए निर्माता की जिम्मेदारी को उत्पाद के जीवन चक्र के उपभोक्ता चरण तक बढ़ाया जाता है। तो उतना डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आपके लिए बस इंपॉर्टेंट ये है कि EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बन गया, तो इंदौर बन गया दोस्तों।
कौन है वो पहला शहर? तो इंदौर नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपका राष्ट्रीय परिदृश्य समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सभी दोस्त लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में। और तब तक के लिए दोस्तों आप लोग सभी लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल दबाएंगे। थैंक यू।